नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। भारत की जो अलग-अलग रीजनल कल्चर्स हैं, आखिर वो बनती कैसे हैं? इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए, जहां कई सारी चीजें मिलकर एक बिल्कुल नया, एक अनोखा स्वाद तैयार करती हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि आखिर कल्चर बनता किन चीजों से है। फिर भाषा और धर्म की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे कहानियों, राजा महाराजाओं और कला ने इसे शक्ल दी। बंगाल को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में अपनी हमेशा बदलती पहचानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर एक कल्चर, एक संस्कृति होती क्या है? देखिए, अक्सर हम किसी इलाके को उसकी भाषा, उसके खाने-पीने, पहनावे या फिर वहाँ की कला से पहचानते हैं, है ना? जैसे हम कहते हैं तमिल या उड़िया, तो हमारा मतलब उस खास बोली और उस इलाके से होता है। पर क्या ये पहचान इतनी सीधी-सादी है जितनी लगती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संस्कृतियां हमेशा से मतलब सदियों से बिल्कुल ऐसी ही थी? क्या इनमें कोई बदलाव ही नहीं आया? हैरानी की बात तो यह है कि हमारी संस्कृतियां किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज की तरह नहीं है, जो कभी बदलती नहीं। नहीं, ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है, जो समय के साथ लोकल ट्रेडिशंस और बाहर से आए नए विचारों के मिलने से लगातार बदलती रहती हैं, एक नया रूप लेती रहती हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की पहली और सबसे जरूरी सामग्री पर नजर डालते हैं, यानी भाषा और धर्म। देखिए, यहाँ दो बहुत ही शानदार मिसालें हैं कि कैसे कल्चर आपस में घुलते मिलते हैं। एक तरफ केरल की मलयालम भाषा है, जिस पर संस्कृत का गहरा असर पड़ा, और दूसरी तरफ ओडिशा के भगवान जगन्नाथ हैं। पता है, वो पहले एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें बाद में भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। ये भाषा और विश्वास के मिलने का कितना कमाल का उदाहरण। इसी से जुड़ा एक और शब्द है मणिप्रवालम। इसका मतलब होता है हीरे और मूंगे। ये 14वीं सदी की एक लिटरेरी स्टाइल थी, जिसमें दो भाषाएं मिलती थीं, संस्कृत और वहां की लोकल भाषा। सोचिए, दो अलग-अलग भाषाएं मिलकर एक नई खूबसूरती बना रही थीं, जैसे हीरे और मूंगे एक साथ। अब उड़ीसा की बात करें तो जगन्नाथ कल्चर का विकास भी बहुत दिलचस्प है। जैसा मैंने बताया, वो पहले एक लोकल देवता थे, फिर 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने पुरी में उनका मंदिर बनवाया। और बात यही नहीं रुकी। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने तो अपना पूरा का पूरा राज ही भगवान जगन्नाथ को सौंप दिया। इससे साफ पता चलता है कि कैसे राजाओं के सपोर्ट से एक छोटी स्थानीय परंपरा एक बहुत बड़े धर्म का हिस्सा बन सकती है। अच्छा, तो भाषा और धर्म की तो बात हो गई। अब आते हैं कला और कहानियों पर। इनको भी तो आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे राजाओं और शासकों ने वीरता के किस्सों और कला को एक नई शक्ल दी। अगर हम 8वीं सदी के आसपास देखें, तो आज का जो राजस्थान है, उसके ज्यादातर हिस्सों पर राजपूत राजाओं का राज था, और इन राजाओं ने बहादुरी और शौर्य के एक खास कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया। राजपूत शूरवीरों का एक मजबूत आदर्श था। वे हार का सामना करने के बजाय युद्ध के मैदान में मर जाना बेहतर समझते थे। और उनकी बहादुरी की ये कहानियां ये सिर्फ किस्से नहीं थीं, इन्हें कविताओं और गीतों में पिरोया गया, जिन्हें खास गायक मतलब चारण भाट गाकर सुनाते थे। और इसी तरह ये आदर्श एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे। अब कथक डांस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर भारत के मंदिरों में जो कहानी सुनाने वाले होते थे, जिन्हें कथक कहते थे, वहां से। फिर इसमें भक्ति आंदोलन ने इमोशंस जोड़े, मुगल दरबारों ने इसे और निखारा, और आखिरकार जयपुर और लखनऊ जैसे दो बड़े घराने बन गए। और देखिए, ये जो शानदार पेंटिंग है, ये हमें वो ही दौर दिखाती है जब कथक राजस्थान और अवध के शाही दरबारों में एक खास आर्ट फॉर्म के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था। खासकर अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के समय में तो ये अपने चरम पर पहुंच गया, और आज ये भारत के सबसे बड़े क्लासिकल डांसेस में से एक है। अब तक हमने अलग अलग चीजें देखी। चलिए अब एक जगह पर फोकस करते हैं, बंगाल। यहां हम देखेंगे कि कैसे भाषा, धर्म, आर्किटेक्चर और यहां तक कि खाना, ये सब मिलकर एक मुकम्मल कल्चरल डिश तैयार करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि बंगाली भाषा हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज है? माना जाता है कि ये संस्कृत से निकली है, पर इसकी कहानी बहुत लंबी और घुमावदार है। शुरुआत हुई मगध के साथ ट्रेड से, फिर गुप्त राजाओं का असर पड़ा, और आखिरकार सुल्तानों के दौर में ये एक लिटरेरी भाषा बन गई। और तो और इसमें लोकल बोलियों, फारसी और यूरोपियन भाषाओं के भी शब्द आकर घुल मिल गए। बंगाल के आर्किटेक्चर में एक बहुत ही अनोखी बात है।
जरा देखिए, यहाँ के मंदिरों का जो डिजाइन है वो सीधा सीधा गांव की फूस की छत वाली झोपड़ियों से लिया गया है। इन्हें दो चाला या चौचाला कहते थे, मतलब एक पवित्र जगह जिसकी प्रेरणा रोजमर्रा की जिंदगी से ली गई हो। है ना कमाल की बात? ये मंदिर एक चौकोर प्लेटफॉर्म पर बनते थे। अंदर से दीवारें बिल्कुल सादी होती थीं, लेकिन बाहर की दीवारों पर पकी मिट्टी की प्लेट्स यानी टेराकोटा से या फिर पेंटिंग से सजावट होती थी। ये वाकई में एक लोकल इनोवेशन था। अच्छा, आर्किटेक्चर के बाद अब जरा खाने की बात कर लेते हैं। बंगाल में नदियां बहुत हैं, इसलिए जाहिर है कि मछली और चावल वहां का मेन फूड है। और ये इतना ज़रूरी हिस्सा है कि मंदिरों की दीवारों पर जो टेराकोटा प्लेट्स हैं, उनमें भी मछली साफ करते हुए और बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। देखिए, पारंपरिक तौर पर ब्राह्मणों के लिए मांसाहारी खाना मना था। तो फिर बेंगौर में क्या हुआ? हुआ ये कि वहां मछली इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि 13वीं सदी के एक संस्कृत टेक्स्ट बृहद्धर्म पुराण में बेंगौली ब्राह्मणों को कुछ खास तरह की मछली खाने की इजाजत दे दी गई। जरा सोचिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक लोकल कल्चर कभी-कभी सदियों पुरानी परंपराओं को भी अपने हिसाब से बदल सकता है। तो इस पूरी कल्चरल रेसिपी से हमने क्या सीखा? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? हर कल्चर की रेसिपी में जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है बदलाव और मेलजोल। हमारी संस्कृतियां म्यूजियम में रखे कोई पुराने अवशेष नहीं हैं। नहीं, ये तो सदियों से चले आ रहे लेन देन और मेलजोल का एक जीता जागता नतीजा है। बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह। देखिए, कल्चर एक जिंदादिल भीड़ भाड़ वाले जुलूस जैसा है जिसमें कई अलग अलग रंग, अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो ये जरूर सोचें, आज जो कुछ भी हमारे सामने है उसे बनाने में कौन कौन सी परंपराएं, भाषाएं और इतिहास आपस में मिले होंगे। जवाब शायद हमें भी हैरान कर दें।